दोस्तों, वंदे मातरम। वेस्ट बंगाल में बहुत जल्द इलेक्शन होने वाले हैं एंड बहुत सारी अटकलें भी बन रही हैं कि आखिर कौन सी पार्टी इस बार चुनाव जीतेगी, और जिसमें कि आज मैं आप लोगों को शॉर्ट एनालिसिस देने वाला हूं, जिसमें हम वेस्ट बंगाल की कुंडली का अध्ययन करेंगे। नंबर सेकंड, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, एंड थर्ड, ममता बनर्जी की कुंडली। देन वी विल कम इन टू द कंक्लूजन कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। सो अगर मैं वेस्ट बंगाल की कुंडली से एनालिसिस करता हूं तो कर्क लगन की कुंडली, जिसमें बुध की महादशा चली हुई है 6 फरवरी 2021 के बाद केतु का अंतर स्टार्ट होगा इस कुंडली में। एंड केतु जो कि 11th हाउस शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र इस कुंडली में नीच हैं एंड केतु जो बैठे हैं वो कृतिका नक्षत्र, तीसरा चरण सूर्य का नक्षत्र, और डेबिलिटेटेड मीन्स सूर्य का चौथे घर में नीच हो जाना। तो इट्स ए क्लियर इंडिकेशन कि जो करंट सत्ताधारी पार्टी है उसके लिए फिर से सत्ता में आना बहुत मुश्किलें खड़ी करेगा, क्योंकि 11वां घर जो होता है वो बदलाव का होता है, चेंज दिखाता है। तो कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल की कुंडली में एक बहुत बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं ट्रांजिट के ऊपर। जैसे कि चंद्रमा कन्या राशि के हैं एंड शनि पंचम में चले गए हैं, तो 5वें स्थान में शनि की ट्रांजिट होना मीन्स कि ये शुभ संकेत नहीं है वेस्ट बंगाल के लिए। और इसी शनि की गणना हम ममता बनर्जी की कुंडली से भी साथ साथ में करेंगे। अब हम चलते हैं नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में कि क्या कहती है नरेंद्र मोदी जी की कुंडली। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली जिसमें कि वृश्चिक लगन एंड चंद्रमा का साथ में होना लगन में। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी हैं कि ये 12:09 की कुंडली, जिसके ऊपर मैंने पहले भी एनालिसिस किए हैं। कई लोगों का मानना है कि तुला लगन आएगा। जी नहीं मित्रों, मैंने इसके ऊपर बहुत ही डीप एनालिसिस किए हैं एंड नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो दिया था, जिसमें मैंने एनालिसिस भी किए हैं कि अगर उनका तुला लगन होता तो उनकी लाइफ में क्या होता था, और वृश्चिक लगन की कुंडली जो उनकी है और ये 12:09 का टाइम है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, जो कि हर एक बात उनकी मैच होती है इससे। मंगल जो कि 5 दिसंबर 2020 से महादशा शुरू हो चुकी है, इसके ऊपर भी हमने काफ़ी सारे वीडियो दिए हैं कि अभी ये जितने भी गद्दार हैं उनको भी एलिमिनेट करेगी भारत से। हम वेस्ट बंगाल पे आ जाते हैं। अब ये जो मंगल हैं मोदी जी की कुंडली में, बिकॉज अभी हमारे पास किसी भी राजनेता की ऐसी कुंडली नहीं आई है जिसको बीजेपी ने एज ए चीफ मिनिस्टर अनाउंस किया हो वेस्ट बंगाल के लिए। तो हम राजा की कुंडली मीन्स जो पार्टी में सबसे पावरफुल है नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को ही इसी के ऊपर ही अध्ययन करेंगे, जिसमें मंगल गुरु के नक्षत्र के विशाखा नक्षत्र चौथे चरण के हैं एंड गुरु पंचमेश होकर चौथे स्थान में शनि की राशि में चले गए हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है, क्योंकि चंद्र मंगल का लग्न में होना एक बहुत ही क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी देता है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ही इज़ अ ग्लोबल लीडर। अब ये जो मंगल शुरू हो गए हैं, आप लोगों ने कहावतें भी सुनी होंगी कि कार्य का मंगलकारी होना, या मंगल जब भी आते हैं तो मंगलकारी होते हैं। सो दोस्तों, ये मंगल जो हैं 7 साल के लिए एक बहुत बड़ा राजयोग, फिर से राजयोग, जो कि पहले से भी ज़्यादा पावरफुल बनाएगा नरेंद्र मोदी जी को। सो ये तय है कि मंगल की चौथे घर पर दृष्टि, सप्तम घर पर दृष्टि, सप्तम घर में मीन्स की एक सक्सेस, प्रमोशन, तो कहीं ना कहीं
वेस्ट बंगाल के ऊपर अगर हम गणना करें तो वेस्ट बंगाल में एक अगर इलेक्शन की बात करें तो कहीं ना कहीं सक्सेस दिखाई दे रही है इस कुंडली में। अब हम आते हैं ममता बनर्जी की कुंडली में। ममता बनर्जी की कुंडली में वृष लगन, चंद्र और शुक्र का समसप्तक योग, लगन एंड सप्तम में। तो देखिए, अब जैसी भी स्थिति है, आप जैसे भी ममता बनर्जी को जानते हो, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि चंद्र शुक्र का लगन में, चंद्रमा का और सूर्य के नक्षत्र में होना और शुक्र के साथ वेद। सो दोस्तों, कहीं ना कहीं इनका चंद्रमा का सूर्य के नक्षत्र में होना एक एग्रेसिव, जब ये सत्ता में आई थी तो एक न्याय के लिए आई थी एंड निष्पक्ष, एक इनके अपनी एक पर्सनैलिटी थी, क्योंकि चंद्रमा लगन में एक आकर्षण देता है, लोग वशीभूत हो जाते हैं ऐसे लोगों के लिए। और भी जब भी सूर्य के नक्षत्र में होता है तो ऐसे लोगों की बात मानने में बाध्य हो जाते हैं। और जब ये सत्ता में आई थी तो वैसे ही हुआ था। जिस तरह से इन्होंने 35 साल पुरानी पार्टी को उखाड़ फेंका और वो सत्ता में स्थापित हुई, तो चंद्रमा जो कि एक इसको कम्युनिकेशन का सिग्निफिकेटर कारक भी माना जाता है, तो चंद्रमा ने बहुत सपोर्ट किया। बट चंद्रमा का अगेन, अगर ये रोहिणी नक्षत्र का होता था तो कम्युनिकेशन सॉफ्ट होता है, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड, लिसनिंग स्किल बहुत अच्छी होती है लोगों की, एंड जो कम्युनिकेशन, जो डिलीवरी होती है, दैट वुड ऑलवेज बी एक्सीलेंट। बट यहाँ पर जब सूर्य का नक्षत्र का होता है तो एक एग्रेशन की स्थिति देता है कि बेनिफिट तो देगा, लेकिन अगर ऐसे लोगों के अपने हित में, अगर इनके पक्ष में कोई, अगर इनके विरोध में अगर कुछ कहेगा कोई, तो फिर ऐसे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, मीन्स वो डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। ये चंद्रमा का प्रमाण है। और शुक्र के साथ वेद बना हुआ है, दोनों ही वाटरी साइन हैं, एंड शुक्र शनि के नक्षत्र के, शनि का भी प्रभाव लिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक सूर्य, अब देखिए चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र के एंड शुक्र शनि के नक्षत्र के, सूर्य शनि का भी प्रभाव है, सूर्य शनि पिता पुत्र हैं। तो एक एग्रेसिव स्थिति, मंगल का लगन पर प्रभाव, चौथी दृष्टि, एंड मंगल गुरु के नक्षत्र में। तो ये एक, बेशक गुरु ने यहाँ पर मार्केश बनाया हुआ है कुंडली में, बट गुरु रेट्रोग्रेड प्लस एग्जॉल्टेड है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो अगर राजयोगों की भी बात करें तो इस कुंडली में बहुत सारे राजयोगों के कॉम्बिनेशन बनते हैं, क्योंकि इनकी नवमाश कुंडली भी बहुत स्ट्रांग है, जिसमें नीच भंग योग, नीच भंग राजयोग बहुत सारे बने हुए हैं। शनि दिसंबर 2006 में स्टार्ट हुए थे, उससे पहले से ही इनको सक्सेस मिलने धीरे धीरे एक स्टार्ट हो गई थी दशा छिद्र में। तो 2006 के बाद इस शनि ने इनको बहुत बड़ी सक्सेस दी, एंड शनि इनके गुरु के नक्षत्र के, विशाखा नक्षत्र, सेकंड चरण। जब शनि की महादशा शुरू हुई थी तो जो आगे आने वाले अंतर थे, बुध का अंतर, केतु का, तो वो बेहतरीन थे, जो लगातार सक्सेस देते चले गए। व्हाट नेक्स्ट? हम ये नहीं भूल सकते कि शनि छठे घर के हमेशा ही निर्बली होते हैं। शनि में राहु का अंतर स्टार्ट हो चुका है 7 अगस्त 2020 से। शनि राहु जब भी इकट्ठे होते हैं तो एक परिवर्तन देते हैं। अगर सक्सेस भी मिलती है तो वो सक्सेस लंबे समय तक नहीं होती, और ऐसी जब स्थिति बनती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। अच्छे अच्छे लोग जो अच्छी अच्छी कंपनी में, कॉरपोरेट्स में लाइफ कोच का काम भी करते हैं, एज ए लाइफ कोच प्रोफेशन होते हैं, या अच्छे कम्युनिकेटर, या अच्छे स्पीकर, या काउंसलर, ऐसे लोग भी ऐसी स्थिति में रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि शनि एंड राहु तीसरे एंड 11वें स्थान में आपस में कनेक्शन, शनि छठे में, राहु अष्टम में, तीसरा घर पराक्रम का
11वां घर पॉपुलैरिटी का, मतलब दोनों के आने का मतलब साथ में है कि पराक्रम को भी ख़त्म करेंगे और पॉपुलैरिटी को भी डाउनफॉल करेंगे। मतलब कुछ ऐसा होगा जिसमें कि ऐसा व्यक्ति सामने वालों की बातों से इमीडिएट रिएक्ट करेगा और वो छटपटाएगा और बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करेगा। और ये समय स्टार्ट तो पहले से ही हो चुका है, लेकिन अभी प्रोमिनेंट होगा 21 दिसंबर की नाइट से, रात को इंडियन समय अराउंड 11:50 से, जब सूर्य एंड शनि गुरु एंड शनि की क्लोज ट्रांजिट होगी। और साथ में अब देखिए दोस्तों, आगे शनि एक तो निर्बली हैं। 7 जनवरी को शनि सायंकाल में अस्त हो जाएंगे और नक्षत्र शायद मैंने नोट नहीं किया हुआ है कौन से, या ठीक है। सो इस शाम को 6 बजे अराउंड पश्चिम में अस्त होंगे, 9 फरवरी को उदय होंगे। और साथ में गुरु 17 जनवरी को पश्चिम में अस्त होंगे एंड साथ में 14 फरवरी को उदय होंगे। तो ये जो 7 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक का जो टाइम है, 14 फरवरी का जो टाइम है, 7 जनवरी से 14 फरवरी, ये क्या करेगा? ये रिएक्ट करेंगी। ये मीन्स कि जब भी कोई पार्टी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जब भी कोई पार्टी के कुछ कार्य होंगे या पार्टी के कार्यकर्ता कुछ कार्य करेंगे या अपने हित में, तो ये हर एक चीज़ को एक ऐसे एंगल से देखेंगे कि ये बार बार रिएक्ट करेंगी, तो जो कि विनाशकारी साबित होगा। बिकॉज 7 जनवरी को शनि का अस्त होना मीन्स कि बुद्धि को भ्रष्ट करता है। ये आदमी के, इंसान के सोचने की क्षमता को कम कर देगा, क्योंकि यही शनि है जो इनको न्याय की तरफ लेके आए थे। अब यही शनि डाउनफॉल का भी कारण बनेंगे। सो दोस्तों, इस कुंडली में अगर हम इन स्थितियों को देखें और शनि की महादशा में राहु के अंतर को देखें और साथ में ट्रांजिट को नहीं भूल सकते हम लोग, क्योंकि वृष लगन चंद्रमा साथ में बैठे हुए हैं। यही से, क्योंकि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली सेम है। नवम में शनि चले गए हैं, नवम मीन्स भाग्य स्थान, और शनि अस्त होने वाले हैं 7 जनवरी से, मतलब भाग्य में पीड़ा, भाग्य में रोड़े अटकेंगे। अब आपके ये भी क्वेश्चन होंगे कि शनि तो बहुत जल्द राइज भी होने वाले हैं, 7 जनवरी को अस्त होंगे तो 9 फरवरी को उदय भी होंगे। दोस्तों, ये जो अराउंड 32 या 33 दिन का टाइम होगा, ये डाउनफॉल करेगा, एक्सट्रीम डाउनफॉल, बिकॉज बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होंगी इसमें, और उन गलतियों से अपने ही इनको छोड़ के चले जाएंगे, और ये होना भी शुरू हो चुका है। बट इसमें मेरी राय अलग है कि ऐसे लोग जब पार्टी छोड़ के जाते हैं तो ऐसे लोगों के साथ क्या कानून बनना चाहिए और ऐसे लोगों के अगेंस्ट क्या एक्शन होना चाहिए। इसके लिए मैंने एक अपना पर्सनल चैनल भी शुरू किया है, जिसमें मैं ऐसी डिस्कशन भी करता रहता हूँ। वो चैनल आप इसी चैनल के कम्युनिटी टैब में देख सकते हैं, प्रशांत कपूर के नाम से। उसमें मैं ज्योतिष की बातें नहीं करता हूँ। सो दोस्तों, कहीं ना कहीं टोटल कुल मिला के नवम में शनि का चले जाना एक सक्सेस में परेशानी दिखाता है। मीन्स कि सत्ता इनके हाथ से, कुंडली के एनालिसिस के हिसाब से इनके हाथ से छूटने वाली है। मीन्स कि नहीं कंटिन्यू कर पाएंगी आगे, और आने वाले टाइम में बहुत ही विनाशकारी स्थिति भी बनेगी वेस्ट बंगाल में, और बहुत सारी परेशानियां, जो कि मैंने लास्ट वीडियो भी दिया था कि राष्ट्रपति शासन तो पक्का लगेगा, चाहे वो, उसके लिए मैं डेट भी दिए हैं मैंने कि राष्ट्रपति शासन का समय कब होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जीत किसकी होगी। दोस्तों, ममता बनर्जी का आना तो बहुत मुश्किल है। अब आने वाले समय में जैसे ही इलेक्शन कमिश्नर जैसे ही डेट डिक्लेयर करेंगे,
कि इलेक्शन कब होने वाले हैं। एक तो वो समय बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जिस समय की कुंडली बनाई जाती है, चुनाव आयोग दोबारा जब घोषणा होती है उस समय की कुंडली दोबारा वेस्ट बंगाल के एनालिसिस किए जाएंगे। नंबर 2, जब बीजेपी, कांग्रेस या अभी उसैबुद्दीन वो उन्होंने भी अभी वो भी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन लड़ने वाले हैं, जब वो अपना चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार उतारेंगे तो इन सब की कुंडलियों के ऊपर भी विश्लेषण किए जाएंगे, जिसमें मैं आप लोगों को प्रॉपर सीट्स बताऊंगा कि किस पार्टी को कितनी सीट्स मिलेंगी। उसमें थोड़ा सा वेरिएशन जरूर रहेगा, 8x20 जैसे कहावत भी होती है, 19 से 20 कहते हैं हम लोग, तो इतना वेरिएशन जरूर रहेगा। सो उसके लिए हम वेट करना पड़ेगा हमें इलेक्शन कमिश्नर का एंड साथ में बाकी पार्टियों का, ताकि वो अपना उम्मीदवार तय कर सके और हम उनकी कुंडली के भी एनालिसिस कर सकें। सो दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार एंड भारत माता की जय।